हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस नई भर्ती 2026 एग्जाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एक और नए प्रैक्टिस सेट के टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज की इस क्लास में आप सभी का टारगेट 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही करने का होगा। कल की क्लास में आप सभी को 45 क्वेश्चन का टारगेट मिला था, लेकिन कल के क्लास में क्वेश्चनों की संख्या 75 थी। लेकिन आज की इस क्लास में 80 क्वेश्चन करना है आप सभी को। और कितना सही करना है? केवल 50 क्वेश्चन सही करना है। जो भी इस टाइम क्लासें हमारी हो रही है वो सीधे परीक्षा वाले प्रश्न पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना फॉर्म को भर दिया होगा। तो साथियों, जो भी आप सभी से फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हुई है तो लिंक ओपन कर दिया गया, आप जाकर अपने फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं। जो भी आपका नाम, पता या मोबाइल नंबर कुछ भी मिस्टेक हुई है उसे आप सही कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन का समय मिला, उसे आप सही करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साइट पे आप जाइए, अपना जो भी यूपी पुलिस के फॉर्म भरते समय मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है, उसको सही कर लीजिए। 2 से 3 दिन का समय आप सभी के पास बचा है। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का आज के इस क्लास से कितना स्कोर रहा। तो हम लगातार यूपी पुलिस एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए सुबह 11 बजे अपनी क्लास से बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। डेली क्लास में टारगेट भी पूरा कर रहे हैं। तो आज के इस क्लास का टारगेट आपको पूरा करना है अच्छी तरीके से। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्जाम केवल 2 ही घंटे का होगा। इन्हीं 2 घंटे में आप सभी को 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 37 क्वेश्चन हिंदी मिलेंगे हल करने के लिए, 38 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 55 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा। 1 क्वेश्चन आप सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा। 300 नंबर का पेपर रहेगा, लेकिन इस बार आपके पेपर में माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह का आपका पैटर्न होने वाले हैं इस बार 2026 के पेपर में। तो चलिए सेम टू सेम वैसे ही प्रश्नों का पेपर को डिस्कस करते हैं, लास्ट में स्कोर करिएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था? बताएंगे आप सभी। पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 में लड़ा गया था, लेकिन किनके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप सभी से पूछेगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तीसरा 1761 में हुआ था। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मुंबई शहर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? यानी किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड देश को झीलों का देश कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। नासिक में किस नदी किनारे कुंभ मेला लगता है? तो साथियों, जो नासिक में कुंभ मेला लगता है तो वहां पर किस नदी किनारे लगता है? तो गोदावरी नदी किनारे लगता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? इलाहाबाद प्रयागराज की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बताइए। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1948 में पारित किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो साथियों, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र उसका हिस्सा है? बताइए। तो महोबा है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? बताइए, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा थी? तो उर्दू है भाई।
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भाई पूरे क्लास को देखा करिए अच्छी से। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 80 क्वेश्चन पे जाया कीजिए। डाटा मेरे पास आती है कि आप पूरी क्लास को नहीं देखते तो ऐसी तैयारी आपकी कैसी होगी? लास्ट में जब एग्जाम डेट आ जाएगा तब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो मैं आपको 20 से 25 मिनट के क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं भाई उसे पूरा देखा करिए, ठीक है। पूरा 1 से लेकर 80 क्वेश्चन देखा करिए, तभी आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट लेवल की होगी। आपको किसी प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगी। जब लास्ट में जब आप पूरा रिवीजन करने जाएंगे तो आपको केवल रिवीजन करना होगा, एक भी क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा, आपका डेली तैयार होता रहेगा यदि आप डेली पूरा क्लास करते हैं तो भाई ओके। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली क्लास अपनी सुबह 11 बजे आ रही है। अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से साथ में कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग प्लीज क्लास को पूरा देखा करिए, बीच में क्लास को मत स्किप कीजिए, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है, यानी किस तारीख को विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतों के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतों के रचयिता कौन है? इनमें से उनका नाम क्या था? नरसिंह मेहता थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? द गोल्डन गेट के लेखक कौन इनमें से? तो विक्रम सेठ है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की यदि आप तैयारी करें, यदि आप यूपीएसआई एग्जाम 2026 की तैयारी करें या आप यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो आप सभी को ये पूरे 1500 क्वेश्चन तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको संपूर्ण जीके मिलेगा, यूपी जीके मिलेगा, हिंदी मिलेगा, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर मिलेंगे। टोटल नए 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको कैसे मिलेगा? इस नंबर पे आपको केवल मैसेज करना है। आपको कहना है कि हमें यूपी पुलिस का पीडीएफ चाहिए, टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा समय नहीं लेगी। लेकिन आप सभी को अपने पेपर से पहले ये 1500 क्वेश्चन तैयार करना है। किसी भी हाल किसी भी सूरत में सबको करना है। यदि आप 14-15 मार्च को यूपीएसआई की एग्जाम देंगे या 25, 26, 27 अप्रैल को आप यूपी होमगार्ड का, उसके बाद आपका यूपी पुलिस एग्जाम होगा, देंगे तो भाई इस 1500 क्वेश्चन को आप तैयार करिए। एक टेस्ट को आप ओपन करेंगे उसमें आपको पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछेंगे तो एक दिन में आपको पूरे 150 क्वेश्चन तैयार करना ही करना है। उसमें आपका रहेगा मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, हिंदी, यूपी जीके कंप्लीट रहेगा। और ये मात्र भाई 50 रुपीज का है, ध्यान रखिएगा, मात्र 50 रुपीज का। ये 75 रुपीज नहीं है भाई, मात्र 50 रुपीज का है, ठीक है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान से अध्याय 4 के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक निहित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान से अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में निहित है? बताएंगे आप सभी। तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में निहित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है इसे आप किस नाम से जानते हैं? डीपीएसपी के नाम से, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया इस भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? बताएंगे आप सभी। 5 वर्षों में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पुलिकली कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाले मुख्य आकर्षण है? बताइए, पुलिकली कार्यक्रम किस त्योहार के दौरान होने वाले मुख्य आकर्षणों में से एक है? तो ओणम के समय भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है। जो कर्नाटक में कंबाला त्योहार मनाया जाता है इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो साथियों किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति को शुरू किया था?
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने स्टार्ट किया था ब्लू वाटर नीति? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो 1921 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? तो साथियों, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? बताइए, इन राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर ग्रुप में जाना जाता है? तो साथियों, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर ग्रुप में जाना जाता है? तो अहमदाबाद शहर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। 2001 से लेकर 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या के औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत की थी? तो साथियों, 2001 से लेकर 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत की थी? बताएंगे आप सभी। तो 17.64% की थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बताइए। तो महाराजगंज की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? भारतीय पुलिस सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? बताएंगे आप सभी। तो गृह मंत्रालय होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? तो संसद के पास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय किस शहर में स्थित है? अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहां पर स्थित है? तो ये हेग में स्थित है। नीदरलैंड द हेग में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सा है? बताइए, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो यूरो है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32। नंदा देवी जय मंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी जय मंडल रिजर्व ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक रूप में जाना जाता है? किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक रूप में जाना जाता है? तो कपिल ऋषि को जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? आप सभी को मालूम होगा कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था 1905 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन 1911 में भाई बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा गया है? अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना तो 1935 में की गई।
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। जायद फसल के मौसम किस मौसम के दौरान होती है? जायद फसल के जो मौसम होती है वो किस मौसम के दौरान होती हैं, बताएंगे आप सभी। तो ग्रीष्म मौसम के दौरान होती हैं जायद फसल के जो भी होती हैं भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये कच्छ केरल में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म झांसी में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं भाई। बस आपको डेली पूरा क्लास करना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है भाई। आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करें, बस आप हमारे साथ एग्जाम तक रहिए भाई, पूरा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अच्छी तरीके से। ओके, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ये नियुक्त करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए, यानी किस वर्ष में? तो 1964 में की गई। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद में? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो यह अनुच्छेद 213 में है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। सीआरपीसी की धारा किसके तहत मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है? तो साथियों सीआरपीसी की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है? तो धारा 200 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ये नीदरलैंड देश में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म बताइए। अब देखिए यहां से हम लोग हिंदी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। आपके एक शिफ्ट में हिंदी के पूरे 74 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 74 नंबर की बात है और आप आराम से 74 का 74 सही कर सकते हैं, ठीक है। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म, जैसे ह हमने आपको क्या बताया, कंठ से होता है भाई, स तालव्य से होता है, ठ भी मूर्धा से होता है। लेकिन भाई जो स है ये स ओष्ठ से नहीं होता है, तो किससे होता है? दंत से होता है। किससे होता है भाई? ये दंत से होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स जो है ये ओष्ठ से उच्चारण नहीं होता, ये दंत से होता है, ठीक है। डिटेल में भाई बहुत अच्छी तरीके से बताया एक एक चीज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विरोध चिन्ह है? पूरा चिन्ह आपको बता दिया एक ही क्लास में भाई। विराम चिन्ह में कौन सा विरोध चिन्ह इनमें से बताएंगे आप सभी। तो भाई ये जो रहता है इसे हम क्या बोलते हैं? विरोध चिन्ह बोलते हैं, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज और सेना। समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो सेना एक समूहवाचक संज्ञा होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? जैसे निज तो हो गया भाई, आप भी है, खुद भी, लेकिन जो हम है ये हम कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा भाई? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है भाई हम, तो इसलिए ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सा है?
तो सुनाना एक प्रार्थक क्रिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? बताइए, वह आए तो मैं जाऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें तो हेतु मतलब भविष्य काल है ये। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। राम आम खाता है इसमें वाच का कौन सा रूप है? राम आम खाता है इसमें वाच का कौन सा रूप है? बताएंगे आप सभी। तो भाई कर्तृवाच्य है इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53। मां के लिए दवा ले आओ वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा किस विभक्ति का कारक है? ये बताइए। के लिए बताया कि नहीं हमने बहुत अच्छी तरीके से। के लिए किसके होता है? संप्रदान के लिए होता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची कौन सा इनमें से भाई? अरि। कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो अरि है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55। कोयल का सही पर्यायवाची कौन सा होगा? कोयल का सही पर्यायवाची तो पिक कोयल का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो सातों इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए, मृदुल ये खग शब्द का अर्थ नहीं है। ये तो भाई कोमल का होता है। किसका होता है? कोमल का होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसलिए ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे जीता न जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए अजय हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। अत्यधिक में कौन से संधि लगा है? अत्यधिक में कौन सी संधि है? बताएंगे। तो इसमें यड़ संधि है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। पयोदी का संधि विच्छेद बनाइए। पयोदी का संधि विच्छेद क्या होता है? पय प्लस धी होता है। केवल पय प्लस धी होता है पयोदी का संधि विच्छेद। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है भाई? दोनों हमने बताया आपको। पहला इसमें दिया आपका कन्नौजी आती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बताइए भाई। आपको टेस्ट देना है, आपको स्कोर बताना है, पूरा करना है। शांत रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या होता है? बताएंगे आप सभी। तो निर्वेद होता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? अब बताइए। हास रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? निर्वेद, रति, शोक या हास? तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा होते हैं? बताइए। नासिक जो आप बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा होते हैं? तो टोटल 2 अयोगवा होते हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। रेखांकित तो चिन्ह कौन सा? ये भाई कौन सा चिन्ह है बताइए? जो ये ऐसे है, ये कौन सा चिन्ह है बताइए? तो ध्यान रखिएगा, ये लोप सूचक चिन्ह है। ठीक है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। बताइए वो कौन से है? शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। जैसे उत्कर्ष, स इसमें कौन सा आता है भाई? ये वाला स आता है। एकत्रित, छोटी ई की मात्रा रहता है। अस्थायित्व, इसमें भी छोटी ई की मात्रा लगता है भाई। सदृश, ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विशेष्य बोलते हैं।
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? तो दोस्त मेरे क्रिया विशेषण एक भेद है किसका बताइए? तो अव्यय का। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अव्यय कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 को। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण एक बहुवचन शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70। हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है? हम चूड़ियां पहन रहे हैं, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है बताइए? तो अपूर्ण वर्तमान काल है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या बनेगा? अकर्मक धातु से बनने वाला और सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो साथियों अकर्मक धातु से बनने वाला और सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव हो सकता है इनमें से? तो केवल भाववाच्य हो सकता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है बताइए? से किस कारक का विभक्ति चिन्ह हो सकता है? याद है आपको ना, अपदान से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनु लगा है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में अनग का विलोम क्या होगा? अनग का उल्टा क्या होगा? अनग का अघि हो जाएगा। तो सी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। अनिल का पर्यायवाची शब्द? अनिल यानी पवन। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो इसके लिए क्या बनेगा? परफेक्ट शब्द बताइए। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रणी बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को। जो कभी बूढ़ा न हो उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जो कभी बूढ़ा न हो उपयुक्त शब्द का चयन करना है आप सभी को। तो अजर बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है बताइए भाई? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास लगा है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो साथियों मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं किस प्रकार के वाक्य है ये? तो ये मिश्र वाक्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करिए आप लोग। पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा भाई? तो सबक सिखाना। पाटी पढ़ना यानी सबक सिखाना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आपको नहीं चलना है। ओके बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और पूरा क्लास को हमें अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है और आपको भी पूरा क्लास देखना है भाई। यदि आप चैनल पे नए हैं, डेली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास नहीं पहुंच पा रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन कर रहे, ठीक है? तो क्लास अपलोड होगी पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। तो चलिए इस क्लास को भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही कल सुबह 11 बजे यूपी पुलिस एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए एक और क्लास में, ठीक है? तो आप रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से और इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे बिल्कुल डिटेल के साथ में अच्छी तरीके से। तो आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करिए। सभी लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।